हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 7 साइंस, क्लास 7 मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इनमें से किसी का भी कोई भी चैप्टर समझना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। Now let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे what is nutrition. Then we will learn about an important process known as photosynthesis and then other modes of nutrition in plants. फिर फ्रेंड्स हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉफ्स की और सिम्बायोसिस की and our last topic will be how nutrients are replenished in the soil. So let's start with our first topic, nutrition. So what is nutrition? Nutrition is the process by which an organism obtain food. तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो प्लांट्स तो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं या तो वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या दूसरे एनिमल्स को खा के अपना फूड लेते हैं। तो इस प्रोसेस को फ्रेंड हम कहते हैं न्यूट्रिशन। नाउ फ्रेंड्स, बेसिकली देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो पहले समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यस, प्लांट्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या होता है? The mode of nutrition in which organisms cannot make their own food and depend on plants is called heterotrophic mode of nutrition. तो फ्रेंड्स, हेट्रोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो इसलिए डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। ठीक है, तो ये होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन है? यस, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। और क्योंकि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मारकर अपना फूड लेते हैं उनसे, तो क्या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफिक ही होता है? यस फ्रेंड्स, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफिक ही होता है, क्योंकि जिन एनिमल्स को वो खाते हैं वो एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक ही होता है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि प्लांट्स के लिए ऐसे और कौन से मोड हैं, कौन से वेज हैं जिनसे वो अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। So let's move to our next topic, which is photosynthesis. तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आइए उस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment called chlorophyll is known as photosynthesis. तो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। तो वो फूड कैसे बनाते हैं? वो फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर एंड मिनरल से। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहां से मिलती है? हवा से।
वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। तो इन दोनों के साथ उनको चाहिए सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उनकी लीव्स में होता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। तो इन चारों की मदद से फ्रेंड्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फ्रेंड्स देखिए जो लीव्स होती हैं दे बेसिकली कैरी आउट दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बिकॉज लीव्स के पास होता है वो ग्रीन पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इसलिए लीव्स क्योंकि खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए, सो दे आर कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, या इन्हें किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। ओके अब देखिए हमने पढ़ा कि भाई जो ये रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और हमने अभी पढ़ा कि लीव्स बना रही हैं खाना, तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं दे मस्ट रीच द लीफ। लीफ को मिलने चाहिए ना ये रॉ मटेरियल्स खाना बनाने के लिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आती है? हवा से। तो हवा से ये लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती है? आइए ये देखते हैं। Air enters the leaves through tiny pores present on the surface of leaves called stomata. तो फ्रेंड्स जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सरफेस पे। उन टाइनी पोर्स को छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड हवा से इन लीव्स के अंदर जाती है। नाउ लेट मी शो यू दिस स्टोमेटा। देखिए फ्रेंड्स ये एक लीफ है। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ मैग्नीफाई कर लिया है। अब इधर देखिए ये जो छोटे पोर्स हैं ये होते हैं स्टोमेटा, ये ओपनिंग्स हैं। और स्टोमेटा के आसपास जो आपको ये बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स, क्योंकि ये स्टोमेटा को गार्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग्स होती हैं इसी से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है लीव्स को। ठीक है अब ये देख रहे होंगे आप इधर कि कुछ जो स्टोमेटा की ये ओपनिंग्स हैं कुछ तो क्लोज्ड हैं जैसे कि ये, और यहाँ पर हमें दिख रही है कि ये एक ओपन स्टोमेटा है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? देखिए ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। वो ऐसा ओपन और क्लोज क्यों करते हैं? देखिए ये क्लोज जो स्टोमेटा क्लोज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि लीव्स में से वाटर लॉस बचाने के लिए। सपोज करिए कि बाहर ड्राई एनवायरनमेंट है तो भाई जो वाटर लॉस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, तो उस केस में जो स्टोमेटा होंगे वो क्लोज रहेंगे। और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी होती है तब ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इनसे लीव्स में एंटर कर जाती है। तो इस तरह से लीव्स को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है थ्रू स्टोमेटा। अब दूसरी चीज प्लांट्स को क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए उनको चाहिए वाटर और मिनरल्स। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। Now this water and minerals present in the soil are absorbed by the roots. तो फ्रेंड्स जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की ये एब्जॉर्ब करती हैं इन वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एंड ट्रांसपोर्ट them to the leaves through pipelines called vessels running through roots, stem and branches. अब रूट्स ने तो एब्जॉर्ब कर लिए ये वाटर और मिनरल्स सॉइल से, वो लीव्स तक कैसे पहुंचाती हैं? देखिए यहां पर एब्जॉर्प्शन हो गई। अब रूट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं इन्हें स्टेम में, स्टेम से ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्रांचेस से, और ब्रांचेस से फिर ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लीव्स को। तो ये किस चीज से ये ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं? वो होती हैं पाइपलाइंस जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं। और ये जो वेसल्स होती हैं ये हर जगह प्रेजेंट रहती हैं। ये रूट्स में भी प्रेजेंट है, ये स्टेम में भी प्रेजेंट है और ये ब्रांचेस में भी प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स अब हमने देख लिया है कि जो दो मेन रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स लीव्स को कैसे मिलते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हवा से मिलती है और लीव्स के अंदर जाती है थ्रू स्टोमेटा, और जो वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल से मिलते हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और वो ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स तक थ्रू पाइपलाइंस कॉल्ड वेसल्स। अब जो थर्ड कंपोनेंट था वो था सनलाइट।
Now leaves capture the energy of the sunlight using a green pigment called chlorophyll. तो देखिए फ्रेंड्स, यही एक डिफरेंस आ जाता है हम ह्यूमन बीइंग्स में और लीव्स में। हम ह्यूमन बीइंग्स सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते, बट लीव्स सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करती हैं यूजिंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन लीव्स में, उसकी मदद से ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करती हैं। तो जो क्लोरोफिल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। And leaves then use this energy to synthesize food from carbon dioxide and water. और फिर फ्रेंड्स लीव्स इस कैप्चर्ड एनर्जी को यूज करती हैं खाना बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So leaves convert the carbon dioxide and water into food and oxygen using energy from sun, and the process by which they do so is called as photosynthesis. तो फ्रेंड्स, लीव्स को चाहिए ये दो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और फिर वो इन्हें कन्वर्ट कर देती है फूड में विच इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, जो रिलीज होता है वापस एयर में। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है, द प्रोसेस बाय विच ये सब हो रहा है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हमने देखा कि जो ये प्लांट्स हैं, जो ये लीव्स हैं, वो फूड बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सोलर एनर्जी बहुत जरूरी है उनके लिए खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो इसके लिए यूज करते हैं सन की एनर्जी। सो वी कैन से दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सन ही है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। देखिए यहाँ पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि फ्रेंड्स, जो एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं वो इनडायरेक्टली सन से ही एनर्जी ले रहे हैं, और जो एनिमल्स इन एनिमल्स को खा रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली सन से एनर्जी ले रहे हैं। दैट इज व्हाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा जो फूड बनता है प्लांट्स में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, प्लांट से तो हमें कैश्यू नट्स भी मिलते हैं जिनमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और पल्सेस भी मिलती हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं। इसी तरह से हमें और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें विटामिन ज्यादा होते हैं। तो ये सब कैसे बनते हैं प्लांट्स में, लेट्स सी। देखिए, ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे कंटेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स को प्रोटीन फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। हमें पता है कि एयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन है, बट फ्रेंड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वो एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एयर में से ये नाइट्रोजन, और उसे यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होता है? देखिए, एक तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कैन कन्वर्ट दिस गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। कई बार तो सॉइल में ही एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। वो इस गैसियस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो जो रूट्स हैं प्लांट्स की, उसे एब्जॉर्ब कर पाती हैं उस नाइट्रोजन को, और फर्दर प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं, एंड देन दे कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। अब एक तो तरीका फ्रेंड्स यही है कि भाई जो सॉइल में ये बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करे इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, और फिर प्लांट्स इस यूजेबल फॉर्म को यूज करें टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। नाउ व्हाट अबाउट फार्मर्स? उनको तो इतनी लार्ज स्केल पर फार्मिंग करनी होती है, तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स? वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में, एंड दीज फर्टिलाइजर्स दे आर रिच इन नाइट्रोजन।
तो उस वे से उनको फार्मिंग के दौरान वो नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स के थ्रू, और फिर वो यूज करते हैं प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। देखिए, आपने हो सकता है पॉन्ड्स वगैरह में ऐसे ऊपर एक ग्रीन पैचेस से देखे हों। कई बार जहां पर रुका हुआ पानी होता है, हमें एक ऐसी ग्रीन लेयर सी दिखाई देती है। तो ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये होती है एल्गी। तो ये ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है। तो ये जो एल्गी होती है, ये भी अपना खाना खुद बना सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, अभी तक हमने देखा कि भाई सनलाइट जरूरी है, तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि सनलाइट जरूरी है प्लांट्स के लिए टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So for this, we will pluck a leaf from two potted plants. तो हम दो potted plant से एक एक लीफ प्लक करेंगे। और ये potted plants कैसे होंगे? उनमें से एक प्लांट ऐसा होगा जो हमने डार्क में रखा हुआ है 72 आवर्स तक। डार्क में रखा हुआ का मतलब है कि विदाउट सनलाइट रखा हुआ है उसको फॉर लास्ट 72 आवर्स। और दूसरा प्लांट ऐसा होगा जो सनलाइट में ही रहा है। तो ऐसे दो प्लांट से हमने एक एक लीफ तोड़ ली है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने पढ़ा कि भाई सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जो प्लांट डार्क में रहा है, तो वो जो लीफ होगी, उसकी लीफ, उसमें कोई भी खाना प्रिपेयर्ड नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स कि उस वाली लीफ में कोई स्टार्च नहीं होना चाहिए, है ना। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। बट जो प्लांट हमने सनलाइट में रखा था, उसकी लीफ में तो फूड बना होगा, तो उसमें स्टार्च होना चाहिए। ये चीज अब हम टेस्ट करते हैं कि भाई ये बात सच है या नहीं। So friends, to test the presence of starch, we can perform a simple iodine test. हम एक सिंपल सा आयोडीन टेस्ट करेंगे इन दोनों लीव्स पर। What we will do? We will heat both the leaves in alcohol and test for starch using iodine. तो हम इन दोनों लीव्स को अल्कोहल में हीट करेंगे और फिर हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की इनके ऊपर डालेंगे। तो जिस लीफ में स्टार्च होगा ना फ्रेंड्स, दैट लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक, और जो दूसरी लीफ होगी जिसमें स्टार्च नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि जो लीफ एक्सपोज हुई है सनलाइट में, वो ही टर्न करेगी टू ब्लू ब्लैक कलर। तो दैट मीन्स दैट लीफ हैज स्टार्च। तो हमने ये प्रूव कर दिया है दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट की मदद से ही जो प्लांट्स होते हैं, जो लीव्स होती हैं, वो खाना प्रिपेयर कर सकती हैं। नाउ, अब हमने एक मोड तो देख लिया है फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस का। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फिर उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? सो वी विल नाउ स्टडी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे यूज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो प्लांट्स यूज करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मैंने आपको बताया था कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पर न्यूट्रिशन के लिए। ऐसा एक एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जिसे हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको इसकी पिक्चर भी दिखा रही हूँ। ये जो आपको फ्रेंड्स ये दिख रहा होगा, ये येलो येलो पतला पतला सा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है कस्क्यूटा। ये दूसरे प्लांट पर देखिए कैसे ये उसको इसने जकड़ा हुआ है, उसके ऊपर अपने आप को लपेटा हुआ है। तो ये जो आपको सिर्फ येलो येलो पतला पतला सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये है अमरबेल। ठीक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं अमरबेल। It takes the ready-made food from the plant on which it is climbing. तो फ्रेंड्स, ये कस्क्यूटा जिस प्लांट पर लिपटा हुआ है,
उसका खाना लेता है, उसके जो वो प्लांट जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड बना रहा है, तो उसका खाना ये लेता है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो जिस प्लांट पर ये लिपटा हुआ है उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट। और फ्रेंड्स ये सिर्फ उसे खाना ले रहा है, उसको वापसी में रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ उसके न्यूट्रिएंट्स ले जा रहा है, तो कस्क्यूटा कहलाएगा पैरासाइट। सिंस कस्क्यूटा टेक्स अवे द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट इट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो यहां पर कौन सा रिलेशन है? ये रिलेशन कहलाता है होस्ट पैरासाइट रिलेशन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ऐसे पिक्चर दिखा के कि भाई यहाँ पर ये कौन सा रिलेशन है, तो आप कहेंगे इट्स अ होस्ट पैरासाइट रिलेशन, जहां पर कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासाइट है। तो ये है तो ये कस्क्यूटा यूज कर रहा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, पिक्चर प्लांट। The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये पिक्चर प्लांट है और यहाँ पर जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं एज अ जग लाइक स्ट्रक्चर। आपको ये दिख रहा है, ये जो है ये एक लीफ ही है, वो मॉडिफाई हो गई है पिक्चर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर में। और ऊपर आपको यहाँ पर इसकी एक ये लिड है, एक ये लिड बन जाती है इधर, जो क्लोज और ओपन हो सकती है और वो इस पिक्चर को क्लोज या ओपन कर सकती है। देखिए, द एपेक्स ऑफ द लीफ forms a lid which can open and close the mouth of pitcher. फ्रेंड्स ये जो पिक्चर प्लांट है ये दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें खाकर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। कैसे? लेट्स सी। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे हेयर्स हैं जो नीचे की तरफ, दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स? When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. जब कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर चला जाता है तो ये जो ऊपर की ये लिड है ना, अभी हमने देखा ना ये लिड खुलती है और बंद होती है, तो ये जो लिड है वो क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है वो अंदर उन हेयर में ट्रैप हो जाता है, वो उससे बाहर नहीं आ पाता। The insect is then digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. और फिर क्या होता है? जो पिक्चर में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे होते हैं वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और पिक्चर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो ये पिक्चर प्लांट होते हैं ये दूसरे इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। And these insect-eating plants are called as insectivorous plants. और ऐसे insect-eating plants को कहा जाता है insectivorous plants. Let's see और कौन से ऐसे insectivorous plants हैं? Venus flytrap. देखिए ये पिक्चर है Venus flytrap की, ये भी insectivorous plant है और ये भी insects को खाकर उनसे अपना nutrients लेते हैं। Now another insectivorous plant is sundew. देखिए ये sundew plant है, तो जो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ये रेन ड्रॉप जैसा दिखाई देता है, ये देखिए, बट फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। तो जब इंसेक्ट्स इस पर आकर बैठते हैं तो वो इस पर चिपक जाते हैं क्योंकि ये स्टिकी होता है और फिर उन इंसेक्ट से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। Another such plant is butterwort. तो फ्रेंड्स अब हमने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ लिया है प्लांट्स में। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सेप्रोट्रॉफ्स। सो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम ब्रेड को कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो ब्रेड खराब हो जाती है, उस पर ऐसे ग्रीन से पैचेस आ जाते हैं। ये जो पैचेस होते हैं ये होती है फंगी। क्या कहते हैं इसको? फंगी।
और अगर हम इस फंगी को मैग्नीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे दिखती हैं, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। और फ्रेंड्स पार्क वगैरह में भी अगर जो बेंचेस काफी पुराने हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं और वो जब सड़ जाती है वुड, तो उन पर भी ऐसे पैचेस देखे जा सकते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी फंगी है। तो फ्रेंड्स ये जो फंगी होती है, ये अपना न्यूट्रिशन किससे ले रही है? ये जो ब्रेड सड़ रही होती है उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही चीज मैंने यहां लिखी है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो ऐसे organisms जो saprotrophic mode of nutrition से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें कहा जाता है saprotrophs. तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फंगी का, और एग्जाम्पल सेप्रोट्रॉफ्स के होते हैं फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसी तरह से मशरूम्स, ईस्ट, ये सभी भी सेप्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ कि सेप्रोट्रॉफ्स को डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें सड़ रही होती हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, उन पर फीड करते हैं और उनको एनवायरनमेंट से क्लीन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए सेप्रोट्रॉफ्स को डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जो है सिम्बायोसिस। फ्रेंड्स ये एक तरह का रिलेशनशिप होता है। अभी मैंने पीछे आपको होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप समझाया था। अब हम बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। Symbiosis is interaction between two different organisms who live in close association, basically for their own advantage, such as food and shelter. तो फ्रेंड्स सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा इंटरैक्शन होता है दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो साथ में रहते हैं। क्लोज एसोसिएशन मतलब जो फिजिकली साथ में रहते हैं अपने अपने फायदे के लिए। वो फायदा क्या होता है? वो फूड भी हो सकता है, वो शेल्टर भी हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Certain fungi live in the roots of host plants where they take carbohydrates from plants. फ्रेंड्स कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो होस्ट प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं और वो उनसे, उन प्लांट से क्या लेती है? वो उनसे उनके कार्बोहाइड्रेट्स लेती हैं। यानी ये ऐसी फंगी है जो होस्ट प्लांट की रूट्स में रहती है और उससे उनका खाना लेती है। In exchange, the plant benefits from the fungi's higher water and mineral absorption capabilities. और बदले में प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? जो फंगी होती है वो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके उसको सप्लाई कर रही है। तो इस तरह से ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये साथ में रह रहे हैं और इन दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Now friends, in organisms called lichens, algae and fungi live together. एक ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइकन। तो उनमें क्या होता है कि ये जो एल्गी और फंगी है ना, ये दोनों साथ में रहती हैं। The fungi provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae prepares and provides food to the fungi. अब ये साथ में क्यों रहती हैं? देखिए इनका भी जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक है, साथ में रहते हैं अपने अपने फायदे के लिए। जो फंगी होती है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, उसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है, और जो एल्गी है वो अपने उसके बदले में क्या करती है फ्रेंड्स? वो उसके लिए, फंगी के लिए खाना बनाती है। मैंने आपको बताया था कि एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो वो उसकी मदद से खाना बनाती है और उसको प्रोवाइड करती है फंगी को। तो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो होता है लाइकन्स में।
Now our next topic is how nutrients are replenished in the soil. तो फ्रेंड्स, हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। तो इस सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा कैसे रिप्लेनिश होते हैं, ये कैसे बनते रहते हैं, लेट्स सी। देखिए, दो वेज होते हैं। एक तो है दैट फार्मर्स स्प्रेड मेन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। हमें पता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में मेन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। These fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. और ये जो फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स होते हैं इनमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और ऐसे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जिनसे फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सॉइल में जाते हैं और इस तरह से सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रेप्लेनिश होते हैं। अब दूसरा तरीका है द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. अब फ्रेंड्स, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये होता है सॉइल में। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ऐसी यूजेबल फॉर्म में कि भाई प्लांट्स जो हैं वो उस नाइट्रोजन को यूज कर पाए। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होता है ये हेल्प कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। प्लांट्स जिस फॉर्म में उस नाइट्रोजन को यूज कर पाए उसे कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. बट ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए ये रहता है ऐसे जो लेग्यूम्स होते हैं ग्राम, पीस, मूंग, इनकी रूट्स में, इनकी जड़ों में रहता है और बदले में इनको क्या देता है, इनको नाइट्रोजन देता है। एंड इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में जो प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली वो शेल्टर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं इसको, राइजोबियम को, और वो इसको खाना भी प्रोवाइड करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स वो बना रहे हैं वो भी इसको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एडवांटेज के लिए रह रहे हैं एक साथ। तो इसलिए इनके क्या है, ये इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।